हाय एवरीबॉडी, मैं हूँ विदुषी। वेलकम टू लीगल रैबिट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आज हम शुरू कर रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट्स एक ऐसी चीज है जो हम अपने डेली लाइफ में रोज कोई ना कोई फॉर्म में कर रहे हैं। सो वी आर एंगेजिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स एवरी डे, चाहे वो मूवी टिकट्स बुक करना हो, ऑनलाइन कैब बुकिंग करनी हो, किसी रेस्टोरेंट में जाकर खाना ऑर्डर करना हो, किसी म्यूजिक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करना हो। ये सारे ही कॉन्ट्रैक्ट्स है। ठीक है, सो सिट बैक, रिलैक्स, धीरे धीरे इसको समझो। कॉन्सेप्चुअली इसको समझोगे तो हर तरह के क्वेश्चंस को टैकल कर पाओगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। एक टाइम था बहुत बहुत पहले जबकि बार्टर सिस्टम चलता था। बार्टर सिस्टम क्या होता था कि सोचो, ए ने बी को 5 kgs ऑफ राइस दिया और बी ने ए को 10 liters ऑफ मिल्क दिया। पर जब से ह्यूमन सिविलाइजेशन में मनी का इन्वेंशन हुआ, तब से चीजों के साथ एक कमर्शियल वैल्यू अटैच होने लगी। तो अब चीजों के साथ एक मॉनिटरी वैल्यू अटैच होने लग गया। जब ये हुआ, कमर्शियल ट्रांजैक्शंस होने लग गए। सो कमर्शियल अग्रीमेंट्स होने लग गए। ऐसे लॉ की जरूरत पड़ी जो कि इन कमर्शियल अग्रीमेंट्स, यानी जिनको हम कॉन्ट्रैक्ट्स भी बोलते हैं, उनको रेगुलेट कर सके। सो कॉन्ट्रैक्ट्स को रेगुलेट करने के लिए हमें एक लॉ की जरूरत पड़ी। वो लॉ क्या बना? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, जिसमें कि कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स में कैसे एंटर किया जाता है, पार्टीज एलिजिबल है कि नहीं कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए, अगर किसी ने कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल नहीं किया तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। ये सारी चीजें, एवरीथिंग अबाउट दीज कमर्शियल अग्रीमेंट्स इज मेंशन्ड इन द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ताकि एक लॉ हमारे पास है। अब अगर दो लोगों के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है और कोई डिस्प्यूट होता है बाद में, तो हमारे पास एक लॉ है जिसके बेसिस पे उसको सेटल किया जा सकता है। या दो लोगों को अगर इस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना है तो उन्हें ये पता है कि इस कॉन्ट्रैक्ट को लीगली वैलिड करने के लिए हमें क्या क्या चीजें एज पर द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेटिस्फाई करनी होगी। अब ये समझना जरूरी है कि अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट, ये जो दोनों वर्ड्स हैं, आर दे द सेम? ये सुनने में सिनोनिमस लगते हैं, पर टेक्निकली लीगली स्पीकिंग क्या ये दोनों सेम होते हैं? देखो, एक अग्रीमेंट क्या होता है? म्यूचुअल कंसेंसस कि ठीक है, मुझे अपना फोन तुमको 1000 रुपए में बेचना है और तुम मेरे फोन को खरीदने के लिए रेडी हो 1000 रुपए में, तो मेरे और तुम्हारे बीच में एक अग्रीमेंट हो जाता है। अब सपोज मेरा भाई है और हमने डिसाइड किया कि नेक्स्ट 1 वीक के लिए मैं अपना रूम उसके साथ शेयर करूंगी, तो मेरे और मेरे भाई के बीच में एक अग्रीमेंट हुआ। तो अग्रीमेंट क्या हो गया? व्हेन टू और मोर पीपल आर अग्रीइंग टू समथिंग, सिंपल, ये हुआ अग्रीमेंट। या ये कह सकते हो कि जब दो लोग एक दूसरे को कुछ प्रॉमिस करते हैं, जैसे ए ने बी को बोला कि मैं अपना फोन तुमको 5000 रुपए में बेचने के लिए तैयार हूँ, और बी ने अग्री किया, तो ए का प्रॉमिस है फोन को बेचना और बी का प्रॉमिस है 5000 रुपए देना। सो बोथ द पार्टीज आर प्रॉमिसिंग समथिंग। अब ये कुछ अग्रीमेंट्स के एग्जाम्पल्स हैं, इनको हम एनालाइज करेंगे। और किस बेसिस पे एनालाइज करेंगे? एक टर्म याद रखो, लीगल इंटेंशन। इंटेंशन टू एंटर इनटू अ लीगल रिलेशनशिप। अब हम इसके बेसिस पे इन एग्जांपल्स को एनालाइज करेंगे। हमें ये देखना है कि इन अग्रीमेंट्स में कहाँ कहाँ कौन से अग्रीमेंट्स में लीगल इंटेंशन है और कौन से अग्रीमेंट्स में लीगल इंटेंशन नहीं है। बहुत ही सिंपली अगर समझो तो लीगल इंटेंशन क्या होता है? अगर किसी अग्रीमेंट को करते वक्त आप ये सोच रहे हो कि इस अग्रीमेंट का कोई लीगल कॉन्सिक्वेंस होगा, यानी इससे कुछ लीगल राइट्स, लीगल ड्यूटीज अराइज करेंगी, तो वो होता है प्रेजेंस ऑफ अ लीगल इंटेंशन। मतलब जब आप अग्रीमेंट बना रहे थे तब आपका ये इंटेंट था कि आप एक लीगल रिलेशनशिप में जा रहे हो, ना कि सिर्फ एक सोशल और डोमेस्टिक रिलेशनशिप। अब चलो ये एग्जांपल देखो तो जल्दी से समझ में आ जाएगा। जब किसी को घर बेच रहे हो, तो मैं अपना घर अगर किसी को बेच रही हूँ फॉर 10 लाख ऑफ रुपीज, तो मेरे और मेरे घर के बायर के बीच में क्या हो रहा है? एक अग्रीमेंट हो रहा है, जिससे कि जिसका कॉन्सिक्वेंस क्या होने वाला है कि एक बार अगर वो सेल हो जाती है तो मेरे सब ओनरशिप राइट्स मेरे बायर को चली जाती है, और बायर को मुझे जो भी प्राइस हमने अग्री की थी वो देनी होगी। हेंसफोर्थ सारे घर की ओनरशिप बायर की है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? एक लीगल रिलेशनशिप का इंटेंशन है, क्योंकि इस अग्रीमेंट से
लीगल राइट्स, लीगल ऑब्लिगेशंस, लीगल ड्यूटीज अराइज करने वाली हैं इन फ्यूचर। मान लो कोई अगर डिस्प्यूट भी हुआ कि बायर ने बाद में मुझे पैसे नहीं दिए या कंप्लीट पैसे नहीं दिए और मेरा घर ले लिया, तो मैं कोर्ट में जा सकती हूँ, क्योंकि दिस इज अ लीगली एनफोर्सिएबल अग्रीमेंट। एक ऐसा अग्रीमेंट जिसमें लीगल इंटेंशन था जब हमने बनाया, और इससे लीगल राइट्स और ऑब्लिगेशंस अराइज करते हैं। तो यहाँ पे लीगल इंटेंशन प्रेजेंट है। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, गोइंग फॉर अ कप ऑफ कॉफी। मेरे फ्रेंड ने मुझे बोला कि कल कॉफी पीने चलोगी क्या? मैंने बोला हाँ। तो हम लोगों के बीच में एक अग्रीमेंट हुआ कि कल 7 बजे हम कॉफी पीने जाएंगे। पर क्या इस अग्रीमेंट में इंटेंशन टू एंटर इनटू अ लीगल रिलेशनशिप है? क्या इसके कोई लीगल राइट्स, लीगल ऑब्लिगेशंस, लीगल कॉन्सिक्वेंसेस इससे अराइज करने वाले हैं? नहीं अराइज करने वाले। ये प्योरली एक सोशल अग्रीमेंट है जहां की लीगल इंटेंशन नहीं है। अब थर्ड वाला देखो, अगर आप किसी कंपनी में इंटरव्यू देने जाते हो और वो आपको एक जॉब ऑफर देते हैं और आप अग्री करते हो, तो क्या बनता है कि एम्प्लॉयमेंट अग्रीमेंट बनता है। अब उस एम्प्लॉयमेंट अग्रीमेंट के बनने से क्या होता है, आपके जॉब प्रोफाइल, आपकी सैलरी, आपके लीव्स, सब कुछ, आपके टर्म्स ऑफ सर्विस, सब कुछ वहां लिखे रहते हैं, एंड यू कैन नॉट ब्रेक दैट, यू आर बाउंड बाय दैट एम्प्लॉयमेंट अग्रीमेंट। तो ये जो एम्प्लॉयमेंट अग्रीमेंट बनता है, इससे लीगल ऑब्लिगेशंस, लीगल ड्यूटीज, लीगल राइट्स अराइज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लीगल इंटेंशन क्या है एम्प्लॉयमेंट अग्रीमेंट में? बिल्कुल है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, आप एक क्लब के मेंबर हो और उस क्लब में कोई वीकेंड्स पे सोशल सर्विस होता है और आप वॉलंटियर करते हो कि आप उस क्लब की एक्टिविटी में इन्वॉल्व होगे और अपनी सर्विसेज दोगे। अब ये जो आप वॉलंटियर कर रहे हो, क्या ये अग्रीमेंट जो आपका क्लब के साथ हो रहा है, क्या ये एक लीगल रिलेशनशिप वाला अग्रीमेंट है? क्या इसमें कोई लीगल इंटेंशन है? नहीं, इसमें कोई लीगल इंटेंशन नहीं है। इसमें कोई लीगल इंटेंशन नहीं है। ये प्योरली फिर क्या हो गई, एक सोशल काइंड ऑफ एन अग्रीमेंट हो गया, जहाँ की आपने कोई जॉब इंटरव्यू दिया था और आपको जॉब ऑफर मिला, एक एम्प्लॉयमेंट अग्रीमेंट बना। वहां पे अगर आपको सडनली पैसा देना बंद कर देते हैं, सैलरी देनी बंद कर देते हैं, तो यू कैन टेक सम एक्शन। व्हाई? क्योंकि आपके और उनके बीच में एक ऐसा अग्रीमेंट है जो कि एक फॉर्मल लीगल अग्रीमेंट बना था, जिससे कि आपके कुछ लीगल राइट्स और उनकी कुछ लीगल ड्यूटीज अराइज करती थी। पर अगर आपने क्लब में वॉलंटियर करने का कमिटमेंट किया है, अग्रीमेंट किया है, तो सडनली आप क्लब में जाके ये नहीं बोल सकते हो कि मुझे पैसे दो फॉर माय सर्विसेज, और अगर नहीं दोगे तो मैं कोर्ट में जाऊंगा। नहीं बोल सकते, क्योंकि यहाँ पे जब आपने अग्रीमेंट बनाया था, क्लियरली समझ में आ रहा है कि लीगल इंटेंशन नहीं था। ठीक है, सो लीगल इंटेंशन क्या होता है? लीगल इंटेंशन इज द इंटेंशन टू एंटर इनटू अ लीगल रिलेशनशिप। अब यहाँ क्या देख रहे हो, ये भी अग्रीमेंट है, ये भी अग्रीमेंट है, ये भी अग्रीमेंट है, ये भी अग्रीमेंट है, लेकिन इन दोनों अग्रीमेंट्स में लीगल इंटेंशन है और इन दोनों अग्रीमेंट्स में लीगल इंटेंशन नहीं है। इतना तक समझ में आ गया? अब दो कैटेगरीज देखो। पहला है अग्रीमेंट, जहां पे टू और मोर पीपल आर अग्रीइंग ऑन समथिंग, दो या दो से ज्यादा लोग किसी चीज को प्रॉमिस कर रहे हैं, अग्री कर रहे हैं। और दूसरी कैटेगरी ये है कि जहां पे अग्रीमेंट है प्लस इंटेंशन टू एंटर इनटू अ लीगल रिलेशनशिप है, यानी कि जिस अग्रीमेंट से लीगल राइट्स, लीगल ड्यूटीज, लीगल कॉन्सिक्वेंसेस फ्लो करते हैं। अब ये जो फर्स्ट कैटेगरी है, जो सिर्फ अग्रीमेंट्स है, ये कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं बनते हैं, क्योंकि इनमें लीगल इंटेंशन नहीं है, सो दे रिमेन एज ओनली अग्रीमेंट्स। और ये जो सेकंड कैटेगरी है, जहां पे एक अग्रीमेंट हो रहा है और अग्रीमेंट के साथ इंटेंशन टू एंटर इनटू अ लीगल रिलेशनशिप है, यानी लीगल इंटेंशन है, वहां पे ये जो अग्रीमेंट है ये बन जाता है कॉन्ट्रैक्ट। देखो, ये सब कुछ टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, पर इसको लॉजिकली समझना जरूरी है, नहीं तो टेक्स्ट बुक के पॉइंट्स पढ़ के कंफ्यूज भी हो सकते हो अगर ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है। तो पहले तो अच्छे से कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर लो। कुछ ऐसे अग्रीमेंट्स हैं जो अग्रीमेंट्स ही रह जा रहे हैं, और कुछ ऐसे अग्रीमेंट्स हैं जो कॉन्ट्रैक्ट्स बन रहे हैं। यानी कि अगर एक अग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट करना है, तो हमें क्या चाहिए?
इंटेंशन टू एंटर इनटू अ लीगल रिलेशनशिप। ये इंटेंशन टू एंटर इनटू अ लीगल रिलेशनशिप जब अग्रीमेंट के साथ ऐड होता है तो ही वो अग्रीमेंट एक कॉन्ट्रैक्ट में मटीरियलाइज करता है। इस इंटेंशन टू एंटर इनटू अ लीगल रिलेशनशिप को ये भी बोलते हैं agreements which are enforceable by law। enforceable by law मतलब कि लॉ को यूज करके हम उन अग्रीमेंट्स को एनफोर्स करा सकते हैं, यानी हम उन अग्रीमेंट्स को फुलफिल करा सकते हैं लीगली। दैट इज व्हाई इट इज एनफोर्सिएबल बाय लॉ, क्योंकि जब बना था तब क्लियरली दोनों पार्टीज के दिमाग में ये था कि हाँ भाई, इस अग्रीमेंट में हमारा एक लीगल इंटेंशन है, इस अग्रीमेंट से हमारी लीगल राइट्स भी आएंगे, लीगल ड्यूटीज भी आएंगे, लीगल कॉन्सिक्वेंसेस भी आएंगे, और अगर इस अग्रीमेंट को हम नहीं फुलफिल कर पाते हैं तो हम में से कोई भी एक पार्टी इसको कोर्ट में जाके एनफोर्स भी करा सकती है अगेंस्ट द अदर पार्टी। ठीक है, सो agreements which are enforceable by law, all the contracts are agreements। ये कह सकते हो ना, हर कॉन्ट्रैक्ट में एक अग्रीमेंट तो होता ही होता है शुरू में। अग्रीमेंट के बिना तो शुरुआत ही नहीं हो सकती। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। अग्रीमेंट के बिना तो शुरुआत ही नहीं हो सकती, ये फर्स्ट स्टेप है। और सेकंड स्टेप क्या है, अग्रीमेंट में आपको ऐड करना होगा इंटेंशन टू एंटर इनटू अ लीगल रिलेशनशिप। दिस इज द सेकंड स्टेप। So contract is what? Contract is an agreement which is enforceable by law। जो अग्रीमेंट हम लीगली एनफोर्स कर सकते हैं वो होता है कॉन्ट्रैक्ट, और जो अग्रीमेंट हम लीगली एनफोर्स नहीं कर सकते हैं, जिसमें कोई लीगल इंटेंशन नहीं है, वो सिर्फ अग्रीमेंट ही रह जाता है, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता। अब अगर मैं पूछूं आर ऑल अग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट्स, इसका आंसर होगा नो, ऑल अग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स। क्योंकि ये देखो फर्स्ट कैटेगरी, जो अग्रीमेंट्स में लीगल इंटेंशन नहीं होता है वो तो सिर्फ अग्रीमेंट ही रह जाता है, वो कॉन्ट्रैक्ट बनते नहीं है। इसलिए ऑल अग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स, ओनली दोज अग्रीमेंट्स बिकम कॉन्ट्रैक्ट्स विच हैव अ लीगल इंटेंशन। आर ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स अग्रीमेंट्स, इसका आंसर क्या होगा? यहाँ पे ये जो कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है इसमें क्या दो स्टेप है, अग्रीमेंट एंड इंटेंशन टू एंटर इनटू अ लीगल रिलेशनशिप। यानी कि अगर कोई चीज कॉन्ट्रैक्ट है तो वो अग्रीमेंट से ही शुरू हुई है। सो एवरी कॉन्ट्रैक्ट हैज एन अग्रीमेंट एट इट्स फाउंडेशन। ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर अग्रीमेंट्स। कॉन्ट्रैक्ट है मतलब अग्रीमेंट तो है ही है उसमें। ठीक है, सो आर ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स अग्रीमेंट्स? यस, बट आर ऑल अग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट्स? नो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। कहाँ पे इंटेंशन टू एंटर इनटू लीगल रिलेशनशिप है और कहाँ नहीं है, दैट डिटरमाइंस कि वो अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनेगा कि नहीं बनेगा। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट्स की क्या डेफिनेशन है? दिस इज गिवन अंडर सेक्शन 2H। एन अग्रीमेंट दैट इज एनफोर्सिएबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। एन अग्रीमेंट लीगल enforceability equals to contract. So an agreement which is legally enforceable, an agreement that is enforceable by law is a contract. So these are the three things जो आपको याद रखनी है। एक तो agreement plus legal enforceability equals to contract, यानी कि जो section 2H का definition है, an agreement that is enforceable by law is a contract। जो agreement legally enforceable होता है, जिसको लॉ से एनफोर्स किया जा सकता है, वही एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है। इससे क्या समझ में आता है? ऑल अग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स, क्योंकि जो अग्रीमेंट्स में लीगल एनफोर्सेबिलिटी नहीं है वो तो सिर्फ अग्रीमेंट ही रह जाते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट बनते नहीं है। इसलिए ऑल अग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स, बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर अग्रीमेंट्स। क्योंकि अगर कोई चीज कॉन्ट्रैक्ट है यानी कि उसका फर्स्ट स्टेप अग्रीमेंट ही हुआ होगा, वो अग्रीमेंट से शुरू हुई होगी, अग्रीमेंट में लीगल एनफोर्सिबिलिटी ऐड करके कॉन्ट्रैक्ट बना, तो कॉन्ट्रैक्ट है मतलब अग्रीमेंट तो है ही। दिस मच इज क्लियर। ए बी को बोलता है कि मुझे अपना घर बेचना है फॉर 1 लाख। बी अग्री भी कर जाता है। ए और बी के बीच में यहाँ पे जो डील हो रही है ये एक कॉन्ट्रैक्ट है। ये जो ए बी को बोलता है कि मैं अपना घर 1 लाख रुपए के लिए बेचना चाहता हूँ, ये हो जाता है ऑफर। ऑफर फ्रॉम ए टू बी।
अब ऑफर कौन दे रहा है? ए दे रहा है, तो ए यहाँ पे हो जाता है ऑफरर, यानी कि जो ऑफर देता है वो ऑफरर हो गया। और बी यहाँ पे कौन है? बी को ऑफर दिया जा रहा है, यानी ए किसको ऑफर दे रहा है? ए बी को ऑफर दे रहा है। जिसको हम ऑफर देते हैं वो होता है ऑफरी। अब अगर बी इस ऑफर को मान जाता है तो ये हो जाता है एक्सेप्टेंस। दिस मच इज क्लियर। ऑफर, ऑफरर, ऑफरी, एक्सेप्टेंस। ठीक है। अच्छा, अब एक टर्म है, इसको समझो, इसको बोलते हैं हम कंसिडरेशन। कंसिडरेशन क्या होता है? कंसिडरेशन होता है समथिंग इन रिटर्न। ए जो बी को अपना घर दे रहा है, व्हाट इज ए गेटिंग इन रिटर्न फॉर गिविंग हिज हाउस टू बी? ए को 1 लाख रुपीज मिल रहा है और बी 1 लाख रुपीज ए को दे रहा है, इसके लिए बी को क्या मिल रहा है रिटर्न में? बी इज गेटिंग द हाउस इन रिटर्न फॉर 1 लाख रुपीज। तो ए को अपना घर बेचने के रिटर्न में 1 लाख रुपीज मिल रहा है। इसका मतलब दिस 1 लाख रुपीज इज ए's कंसिडरेशन, what A is getting in return from B। और बी जो 1 लाख रुपए दे रहा है ए को, इसके रिटर्न में बी को क्या मिल रहा है? घर मिल रहा है। सो दिस हाउस इज बीज कंसिडरेशन, व्हाट बी इज गेटिंग इन रिटर्न फ्रॉम ए। आई बात समझ में? तो ऑफर, ऑफरर, ऑफरी, एक्सेप्टेंस एंड कंसिडरेशन। यहाँ पे मुझे ये सोच के बताओ कि इस सिचुएशन में कितने प्रोमिसेस हो रहे हैं। देखो, ए बी को एक प्रॉमिस कर रहा है कि वो अपना घर देगा अगर बी उसको 1 लाख रुपए देगा, और बी क्या ए को प्रॉमिस कर रहा है कि बी ए को 1 लाख रुपीज देगा इन रिटर्न फॉर द हाउस। सो यहाँ पे 2 प्रोमिसेस हो रही है। दैट इज वाई दिस इज अ सेट ऑफ प्रोमिसेस। Set of promises being exchanged. A is promising something and B is promising something. तो A कुछ promise कर रहा है, B कुछ promise कर रहा है, ये promises exchange हो रही हैं। ये promises किस चीज के लिए exchange हो रही हैं? For a consideration. A B को promise कर रहा है क्योंकि A को इससे 1 लाख रुपए consideration मिलेगा। B A को promise कर रहा है 1 लाख रुपए देने के लिए क्योंकि B को घर मिलेगा। So promises are being exchanged for a consideration, which is समथिंग इन रिटर्न फॉर द प्रॉमिस। इतना तक क्लियरली समझ में आ गया? अब टेक्स्ट बुक के कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। कॉन्ट्रैक्ट्स आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ कमर्शियल लॉ बिकॉज ऑल कमर्शियल लॉ ट्रांजैक्शंस यूजुअली बिगिन विद एन अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट। अभी अभी हमने डिस्कस किया था कि जितने भी कमर्शियल ट्रांजैक्शंस है, बिजनेस ट्रांजैक्शंस है, वो जनरली कॉन्ट्रैक्ट से ही शुरू होते हैं। टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट वी मे टेक द एग्जांपल ऑफ सम एवरीडे एक्टिविटीज। ये भी हमने डिस्कस किया है, लाइक बाइंग ग्रोसरीज, बुकिंग अ कैब, ईटिंग एट अ रेस्टोरेंट, पेइंग फॉर इंटरनेट, परचेजिंग क्लोथ्स, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। सो ये सब क्या है? दीज आर एग्जांपल्स ऑफ दो सिचुएशंस जहाँ की रोज के लाइफ में हम कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर करते हैं। These business transactions involving sale, purchase or exchange of service have become an integral part in day-to-day activities. ऑनलाइन जाते हो, कुछ सामान खरीदते हो, वो भी एक कॉन्ट्रैक्ट ही है। In such instances, an agreement or contract is necessary for determining the rights, obligations and liabilities of parties when they enter into a business transaction. तो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्यों आया, इसीलिए क्योंकि जब कमर्शियल ट्रांजैक्शंस होने लग गए, बिजनेस ट्रांजैक्शंस होने लग गए, तो इन डील्स को रेगुलेट करने के लिए, इन डील्स से किस पार्टी को क्या राइट्स मिलते हैं, किस पार्टी के क्या ड्यूटीज अराइज करते हैं, क्या ऑब्लिगेशंस है, इस पूरे सिनेरियो को रेगुलेट करने के लिए एक लॉ चाहिए हुआ, जो हुआ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। According to the Indian Contract Act 1872, referred to as ICA, an agreement that is enforceable by law is a contract under Section 2H. So Section 2H जो है ये कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन देता है, जो है एन अग्रीमेंट दैट इज एनफोर्सेबल बाय लॉ। ये मैंने बहुत क्लियरली समझा दिया है। दिस इम्प्लाइज ऑल अग्रीमेंट्स पर से आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स, क्योंकि हर अग्रीमेंट तो लॉ से एनफोर्स नहीं करवाया जा सकता ना। बहुत सारे अग्रीमेंट्स हैं जो सोशल अग्रीमेंट्स होते हैं, डोमेस्टिक अग्रीमेंट्स होते हैं, वो सिर्फ अग्रीमेंट ही रह जाते हैं, उनमें कोई लीगल एनफोर्सेबिलिटी ऐड नहीं होती है, उनमें कोई लीगल इंटेंशन ऐड नहीं होता। इसलिए ऑल अग्रीमेंट्स पर से आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स। Agreements must meet the criteria stated as under. An agreement is a result of a proposal or offer by one party.
इसको अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। An agreement is a result of a proposal or an offer by one party and its acceptance by the other. ये अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे जब हम प्रपोजल और ऑफर पढ़ेंगे। अभी तक इतना क्लियर कर लो कि कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है, इट्स एन अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ, और क्या होने से अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनता है, क्या होने से एक अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता है, राइट? एंड व्हाई ऑल अग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर अग्रीमेंट्स। इंटेंशन टू कॉन्ट्रैक्ट पे जो हम बात कर रहे थे ना अबाउट लीगल रिलेशंस, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशंस, उसी को हम इंटेंशन टू कॉन्ट्रैक्ट के नाम से पढ़ रहे हैं। So in a leading case of Balfour versus Balfour, the validity of an agreement entered between an husband and wife was in question. तो क्या हुआ था ना कि हस्बैंड एंड वाइफ ये लोग दोनों इंग्लैंड गए थे घूमने और वहां पे वाइफ बीमार पड़ गई। अब जिन डॉक्टर्स ने वाइफ का ट्रीटमेंट किया उन्होंने बोला कि नहीं, आप इतना ज्यादा बीमार हो कि आपको अभी बेड रेस्ट करना पड़ेगा, तो आप तो अभी वापस नहीं अपने घर जा सकते हो। तो हस्बैंड ने वाइफ को इंग्लैंड में रखा क्योंकि ट्रीटमेंट कंटिन्यू करना था, और हस्बैंड वापस अपनी छुट्टी खत्म होने पर चला गया अपने घर, जहाँ की उसका जॉब था, उसका एम्प्लॉयमेंट था, तो उसको तो वापस जाना था। अब हस्बैंड अपनी वाइफ को प्रॉमिस करके गया कि मैं 30 पाउंड्स का एक फिक्स्ड अमाउंट हर महीने तुमको भेजूंगा, क्योंकि वो इंग्लैंड में अकेले रह रही है तो उसको तो कुछ पैसे चाहिए। अब ये हस्बैंड क्या करता है, ये कुछ टाइम के लिए पैसे भेजता है, उसके बाद दोनों के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, कुछ डिफरेंसेस होते हैं, हस्बैंड स्टॉप्ड सेंडिंग द अमाउंट, पैसे ही भेजना बंद कर देता है। अब वाइफ क्या करती है, वाइफ एक्शन इनिशिएट करती है, केस फाइल करती है टू रिकवर द अरियर्स ड्यू टू हर। जो जितने महीने का पैसा हस्बैंड ने नहीं दिया था वो उसके ड्यूज हो गए थे, तो वो एक एक्शन इनिशिएट करती है इन ड्यूज को क्लियर करने के लिए। अब कोर्ट क्या बोलता है, कोर्ट इसको डिसमिस कर देता है। कोर्ट ये बोलता है कि हस्बैंड और वाइफ के बीच में जो अग्रीमेंट हुआ था, यानी कि हस्बैंड ने बोला था कि मैं 30 पाउंड हर महीने तुमको भेजूंगा, ये जो अग्रीमेंट हुआ था ये एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, ये केवल एक मॉरल ऑब्लिगेशन था। दिस वाज लाइक अ डोमेस्टिक अग्रीमेंट। ये एक डोमेस्टिक अग्रीमेंट था जिसमें कि कोई इंटेंशन टू एंटर इनटू लीगल रिलेशनशिप नहीं था, इसलिए दोनों के बीच में कभी कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं बना, और कॉन्ट्रैक्ट अगर नहीं बना तो फिर वाइफ को कोई रेमेडी देने की तो बात ही अराइज नहीं करती है, वाइफ के पास कोई राइट टू क्लेम हर ड्यूज भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। This decision clearly shows that agreements that create a legal obligation are only contracts, and those agreements that do not intend to create legal relationship are not contracts. इसको बहुत एग्जॉस्टिवली हमने डिस्कस किया है यानी कि जो अग्रीमेंट्स के साथ लीगल एनफोर्सेबिलिटी जुड़ती है, लीगल इंटेंशन जुड़ता है, जिससे कि लीगल राइट्स, लीगल ऑब्लिगेशंस अराइज करते हैं, सिर्फ वही अग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट्स बनते हैं। और जो अग्रीमेंट्स से ये नहीं अराइज करता है, वो अग्रीमेंट्स चाहे वो डोमेस्टिक हो, सोशल हो, कुछ भी हो, वो अग्रीमेंट ही रह जाते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनते, क्योंकि उनमें लीगल रिलेशनशिप का इंटेंशन नहीं होता है। सो दिस इज एन इम्पोर्टेंट केस बाल्फोर वर्सेस बाल्फोर, जहाँ की एक हस्बैंड एंड वाइफ के एग्जाम्पल से समझ में आया कैसे उनके बीच का एक अग्रीमेंट एक डोमेस्टिक अग्रीमेंट था, जहाँ की कोई लीगल इंटेंशन नहीं था, इसलिए वो अग्रीमेंट ही रह जाता है, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता। चलो फिर बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे। आई होप यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग। कोई डाउट्स हो तो प्लीज फील फ्री टू राइट टू मी। हमारे ऑनलाइन और ऑफलाइन रेगुलर बैचेस भी लीगल स्टडीज के चल रहे हैं, अगर कोई भी इंटरेस्टेड हो यू कैन गेट इन टच विद द कॉन्टैक्ट नंबर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। बाय बाय, टेक केयर।